रिपोर्ट कार्ड के साथ मैं हूं अलीना फारूक शेख। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ जारी है। जीटी रोड पर इस वक्त वो हैं। सबसे पहले प्रोग्राम में गुज़श्ता रोज़ जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, हादसा पेश आया है, उसके ऊपर हमारी एक साथी सहाफ़ी सदफ़ नईम लॉन्ग मार्च में इमरान खान के कंटेनर के नीचे आके जाम बहक हो गई, जिस वक्त वो अपनी ड्यूटी अंजाम दे रही थी। हम रिपोर्ट कार्ड के फ़ोरम से बहुत अफसोस का इजहार करते हैं और हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनको करवट करवट जन्नत अता फ़रमाए, उनके दर्जात बुलंद करे। और साथ ही साथ हम ये भी दुआ करते हैं कि जितने हमारे सहाफ़ी बहन भाई, गो के बड़ा ख़तरनाक काम सहाफ़त कहीं भी हो, लेकिन ख़ास तौर पर इस तरह की सिचुएशंस को जब कवर करते हैं तो अल्लाह पाक उनके जान को हिफ्ज़ व अमान में रखे। आगे बढ़ते हैं, आज के दिन की बात करते हैं। आज चौथा दिन है लॉन्ग मार्च का। इस्लामाबाद की तरफ इमरान खान जा रहे हैं और अब से कुछ देर पहले खिताब करते हुए ये भी उन्होंने इजहार ख्याल किया कि शायद लॉन्ग मार्च अब थोड़ा सा ज़्यादा देर जीटी रोड पे रह सकता है। इस्लामाबाद पहुंचने में शायद 8 से 9 दिन लगें, लेकिन जब ये सड़कों पर है उस दौरान जो सारी एक्टिविटी हो रही है और इमरान खान जो खिताब कर रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर जो बयान दे रहे हैं, वो इंतहाई अहम। और आज ख़ास तौर पे इमरान खान साहब का जो ट्वीट आया है वो बहुत ही अहमियत का हामिल। इमरान खान साहब ने आज सुबह ये लिखा है कि जीटी रोड पर हमारे मार्च के हमरा अवाम का समंदर, ये एक फ़ोटो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा और कहा कि मैं 6 माह से एक इनकलाब का मुजाहिरा कर रहा हूँ, मुशाहिदा कर रहा हूँ। सवाल सिर्फ ये है कि आया ये बैलेट बॉक्स के ज़रिए आए नर्म होगा या फिर खूंरेज़ी के ज़रिए ये तबाहकुन इनकलाब होगा। ये जो ट्वीट इमरान खान साहब का है ये इंतहाई तशवीशनाक और इसके ऊपर राय तकसीम है। कुछ लोग इसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं और जैसे कि वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि ये खूनी मार्च का एतराफ़ इमरान खान ने कर लिया है, अभी तो मार्च रास्ते में है और ये क्या धमकी दे रहे हैं। दूसरी तरफ लोग इसको इसके हक़ में भी दलाइल दे रहे हैं और कहते हैं कि इमरान खान तो सिर्फ तंबीह कर रहे हैं कि इलेक्शंस का ऐलान कर दो। लेकिन आपको याद होगा कि इमरान खान के इस ट्वीट से पहले भी फैसल वावडा, साबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो मेंबर हैं, वफाकी वजीर भी रह चुके हैं, इमरान खान के बड़े करीबी पाए जाते थे, वो खदशा भी जाहिर कर चुके हैं कि लॉन्ग मार्च खूनी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल, एक बड़ा इम्तिहान तमाम तर चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि क्या इमरान खान, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मार्च को पुरअमन रख सकेगी? यही अपने तजियाकारों के सामने आज सवाल हमने रखा है और हमें पैनल पर ज्वाइन कर रहे हैं सलीम साफ़ी साहब, सुहेल बड़ाइत साहब, रीमा उमर साहिबा हमारे साथ स्काइप के थ्रू मौजूद हैं और मज़हर अब्बास साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपकी राय जानना चाहूँगी, सुहेल बड़ाइत साहब, क्या समझते हैं आप आज जो खान साहब ने ट्वीट किया है इसके ऊपर आपकी क्या राय है? क्या खान साहब सिर्फ कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में तंबीह कर रहे हैं या फिर जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि खान साहब ने तो खुल्लम खुल्ला धमकी दे दी है? देखिए, मैं तो अलीना इसको तंबीह समझूंगा और मैं समझता हूँ कि उन्होंने बड़ी ये बात सही की है कि ये खूनी हो सकता है। लेकिन उनकी प्रॉब्लम यह है कि जब आप लॉन्ग मार्च, जलसा, जुलूस या इस तरह की एहतजाजी किसी चीज में चले जाते हैं तो फिर मामलात 100% आपके कंट्रोल में नहीं होते, फिर हादसात होते हैं, फिर वाकयात होते हैं। पिछली दफा इमरान खान ने पुरअमन लॉन्ग मार्च किया, लेकिन आखिरी दिन क्या हुआ? आखिरी दिन लोगों ने धावे बोलने शुरू कर दिए, पीटीवी पे हमला कर दिया, तो और फिर 1-2 बंदे जो थे वो भी जो थे जाँ भाग हो गए। तो देखें, ये कंट्रोल में नहीं रहता। जब भी इस तरह के लॉन्ग मार्च की कॉल दी जाती है तो ये खतरा मौजूद होता है कि ये खूनी हो जाएगा। और उसकी वजह यह है कि ना आपके पास तो जो हमारी पुलिस इस तरह से ट्रेंड है कि वो गैर मुसल्ला रहे और ना हमला करे, ना हमारा बाप जो है वो इतना सिविलाइज्ड है कि वो बिल्कुल पुरअमन रहेगा, वो भी किसी वक्त भड़क सकता है। और मॉब साइकोलॉजी जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। मॉब साइकोलॉजी इंडिविजुअल साइकोलॉजी से डिफरेंट होती है। लोग जब इकट्ठे होते हैं they tend to violence, और इसलिए ये डर जो है ये बिल्कुल हक बजानिब है कि ये खूनी मार्च हो सकता है। और खूनी मार्च के नताइज जो है जो ना इमरान खान के लिए अच्छे होंगे ना हुकूमत के लिए अच्छे होंगे। लेकिन सर, जैसे अभी आपने पीटीवी हमले का हवाला दिया, तो सर उस वक्त भी क्या आपको ये नहीं लगता कि अगर लीडरान अपने जो सपोर्टर्स हैं, जो कारकुन हैं, उनको ये पैगाम दें कि आपने हल्ला नहीं बोलना, आपने पुरअमन रहना है, तो उससे फ़र्क पड़ता है? क्योंकि उस वक्त भी हमने देखा कि स्टेज से कॉल आई, इस तरह की आवाज़ें लगी, तो फिर उसके बाद धावा बोला। जी, फर्क पड़ता है, लेकिन ये कंट्रोल जो है ये तो खैर टीटीवी वाला तो स्टेज से हुआ था, लेकिन ये है कि आप नहीं भी चाह रहे होते तो हो जाता है।
मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ कि जब आप के कंट्रोल में भी नहीं होता, बाज़ औक़ात कई दफा चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होती, बाज़ औक़ात लोग भड़क उठते हैं। सलीम साफ़ी साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? थोड़ा आज ही के धरने। हाँ, सलीम साहब वापस आती हूँ मैं आपके पास। सलीम साफ़ी साहब, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? क्योंकि आज ही के बयान को आप देख लें, अगर इमरान खान साहब के अब से कुछ देर पहले उन्होंने पैगाम भी दिया इदारों को। वो कहते हैं कि जो चोरों के साथ होगा अवाम उसके खिलाफ होंगे, अवाम उसकी इज्जत नहीं करेंगे जो चोरों के साथ होगा। मैं सुहैल साहब की राय से इत्तेफाक करता हूँ कि इसमें ये ख़तरा मौजूद है अपनी जगह पे। अगर ये जो पीटीआई की सेकंड रैंक की लीडरशिप है या फिर जो उनके कारकुन हैं वो भी पाकिस्तानी हैं, उनका मुस्तक़बिल पाकिस्तान से वाबस्ता है, उनको यकीनन अपनी भी ज़िंदगी अज़ीज़ होगी और दूसरे की भी अज़ीज़ होगी। उनका इरादा ये नहीं होगा, लेकिन जिस तरह सुहैल साहब ने फरमाया, एक तो ये कि इस तरह के मौक़े पे बाज़ औक़ात तीसरी क़ुव्वत फ़ायदा उठा लेता है, या फिर ये कि जब इतनी ज़्यादा तादाद में लोग होते हैं और दूसरी तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं, तो माजी में भी हमने देखा है कि किसी न किसी तरफ से फिर वायलेंस के हवाले से पहल हो जाती है। अब आप जिस तरह उन्होंने धरनों की मिसाल दी कि पहले उन्होंने कहा था कि हम पारा से आगे नहीं जाएंगे, फिर जब इधर आ गए तो फिर वो पीटीवी पे हमले वगैरह की पहले बात नहीं थी, लेकिन वो हो गया। इसी तरह 25 मई को आज भी अदालत में इमरान खान साहब ने भी लाताल्लुक़ी ज़ाहिर की है और उनके वकला ने भी लाताल्लुक़ी ज़ाहिर की है। तो ये ख़तरा और ये इम्कान मौजूद है, और इसके बारे में तो पीटीआई के अंदर के और इमरान खान के बड़े लायल साथी फैसल वावड़ा ये गवाही दे चुके हैं कि कुछ क़ुव्वतों की तरफ से इस तरह का मंसूबा है। तो खुदा न खास्ता अगर ऐसा होता है तो फिर दूसरी तरफ से ये वाज़े किया गया है कि जी पाकिस्तान को अनारकी या खुनरेज़ी की तरफ जाने नहीं दिया जाएगा। और फिर अगर वो क़ुव्वतें मैदान में आती हैं तो वो सुहैल साहब की बात फिर बिल्कुल दुरुस्त है कि उसका जो नतीजा होगा वो न इमरान खान साहब के लिए अच्छा होगा, न बाकी सियासतदानों के लिए, न मुल्क के लिए, न मीडिया के लिए। लेकिन ये बात भी जिस तरह से खान साहब ने अभी ट्वीट की है, उससे आपको लगता नहीं है कि अगर इस तरह के बयानात पहले ही, कुछ होने से पहले ही लीडरान फ्लोट कर दें, अपने कारकुनों तक पहुंचा दें, तो इससे ज़रा मुश्तइल हो जाते हैं कारकुनान भी, ज़रा गलत तरफ ये मामला जाने के लिए वो उनके जहन में सोच आती है? नहीं, इस तरह के बयानात से मुश्तइल भी हो जाते हैं और बाज़ लोग इसकी वजह से मोहतात भी हो जाते हैं या घबरा भी जाते हैं। अच्छा। क्योंकि ये तो ऑब्वियस है कि हुकूमत फिर हालात बिगड़ने की सूरत में फ़ौज को तलब करेगी, और फ़ौज ने भी पहले से वाज़े कर दिया है कि अगर हुकूमत उनको तलब करे तो वो आएगी। तो फिर अगर उनके साथ किसी की जंग होती है तो उसका नतीजा माजी का सबक हमारे सामने मौजूद है। और फिर ये भी है कि जिनकी वजह से उनको मुदाखलत करना पड़ता है, ठीक है, फिर सबको भुगतना पड़ता है, लेकिन सबसे ज़्यादा उस क़ुव्वत को भुगतना पड़ता है जिसकी वजह से वो लोग मुदाखलत पे मजबूर हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है। रीमा उमर साहिबा, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? जी शुक्रिया अलीना, मेरा नहीं ख्याल हमें इमरान खान साहब और पीटीआई के लिए एक्सक्यूजेस बनाने चाहिए और हमें उन्हें हर बात पे बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। उनके लिए ऐसा मेयार रखना चाहिए जो हम बाकी लीडर्स और पार्टीज और मूवमेंट्स के लिए नहीं रखते। शुरू से जब से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ है, इमरान खान साहब ने जो अपना बयानिया झूठ पे बनाया है, तब से मैं ये देख रही हूँ, मैं बहुत फ्रैंक बात करूंगी कि हमारे बहुत से इंटेलेक्चुअल्स, हमारे बहुत से जर्नलिस्ट्स, बहुत से हमारे एनालिस्ट्स वो बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं इमरान खान साहब को। साइफर के मामले पे शुरू से ही ये वाज़े था कि उन्होंने एक झूठा बयानिया बनाया है, लेकिन फिर भी हम कहते रहे कि इस पे इन्वेस्टिगेशन करें, इस पे इंक्वायरी करें। अब भी मैं देखती हूँ लोग हैं जो कन्विंस्ड नहीं है, लेकिन फिर भी वो इमरान खान साहब को शाबाशी दे रहे हैं कि उन्होंने क्या बयानिया बना लिया, एंटी यूएस सेंटिमेंट पे उन्होंने क्या खेला।
दूसरा फिर हम देखते हैं वो जिहाद का नाम इस्तेमाल करते हैं अपनी सियासत के लिए। इस पे भी लोग एक्सक्यूजेस बनाते हैं कि नहीं वो रिलीजियस तौर पे इस्तेमाल नहीं कर रहे जिहाद, वो तो वैसे ही एक स्ट्रगल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि हमारा दीन हमें सिखाता है आप जिहाद करें। हमारे मुल्क में लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स भड़काना बहुत आसान है। कि आपका ख्याल है उन लोगों में, उनके सपोर्टर्स में ये शऊर है, ये अंडरस्टैंडिंग है कि वो जिहाद किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं? फिर हम देखते हैं इमरान खान साहब को अब भी लोग कहते हैं कि वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट हैं, जबकि उनकी टॉप लीडरशिप, उन्होंने खुद कह दिया कि वो एस्टैब्लिशमेंट से मुतालबा ये कर रहे हैं कि वो एक आईनी इलेक्टेड हुकूमत को दबाव उन पे डाले कि वो फ्रेश इलेक्शंस कॉल करें। इसके लिए भी हम एक्सक्यूजेस बनाते हैं। इसके अलावा जब मई वाली उनकी लॉन्ग मार्च उन्होंने अनाउंस की थी, वहां पे कुछ आर्म्ड प्रोटेस्टर्स भी थे और इमरान खान साहब ने कहा इसलिए उन्होंने वो कॉल ऑफ कर दी। तब भी हमने देखा लोग उनके लिए एक्सक्यूजेस बना रहे थे कि कोई बात नहीं, हमारे कल्चर का हिस्सा है, कुछ हमारी एथनिसिटीज के लिए ये प्राइड और ग्लोरी का मामला होता है कि वो वेपन्स कैरी करें। अब उन्होंने ये ट्वीट की है, तब भी हम कह रहे हैं कि नहीं, उनका मकसद ये नहीं है। जबकि वो लॉन्ग मार्च क्यों कर रहे हैं अलीना, हमें हमारे खुद से पूछना चाहिए। वो प्रेशर डालने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में पहले कह दिया था कि फैमिलीज आएंगी, बहुत एंजॉय करेंगे, लेकिन इस तरह की मार्चेस तो प्रेशर नहीं डालती ना। अगर फैमिलीज आ रही हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं, अगर वो कहेंगे कि खतरा है कि ब्लड शेड होगा, तब शायद वो प्रेशर मजीद बेहतर तरह से डाल सके। और ये नहीं मैं कह रही कि वो चाहते हैं ब्लड शेड हो, लेकिन वो ये कहना जरूर चाहते हैं कि हो सकता है, ताकि वो उनकी लॉन्ग मार्च के जो भी मकासद हैं वो सक्सेसफुल उन पे हो सके। लेकिन अलीना देखिए, ऑब्जेक्टिविटी या न्यूट्रलिटी के लिए ये नहीं हमें करना चाहिए कि हम झूठ को झूठ और सच को सच ना कहें। और मेरा ख्याल है इमरान खान साहब जो हैं वो बहुत प्रिविलेज्ड हैं कि उन पे तनकीद हम इतनी इफ्स एंड बट्स के साथ करते हैं। मुझे नहीं समझ आती हम उनकी पॉपुलैरिटी से क्यों घबराते हैं। अगर वो पॉपुलर हैं, वो इलेक्शन में हिस्सा लें, वो अपनी हुकूमत बनाएं। पॉपुलैरिटी का मतलब ये नहीं है कि वो इस तरह की लॉन्ग मार्चेस करें, धमकी दें एस्टैब्लिशमेंट को कि आप अपना गैर आईनी रोल जो है वो करके आप इस हुकूमत को मजबूर करें कि वो इलेक्शन करवाएं। ये हमारी, अगर आप जमहूरी एतबार से देखें ये गलत है, अगर आप आईनी एतबार से देखें ये गलत है, अगर आप फंडामेंटल राइट्स के एतबार से देखें, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे ये कहा है और ओवरऑल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी यही हैं कि आप धरना देके एक पूरे शहर को हॉस्टेज बना के एक ऐसा मुतालबा कि एक आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल हुकूमत को आपने गिराना है, नहीं कर सकते। ये फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट नहीं करते। तो मैं तो इस पे बहुत क्लियर पोजीशन लूंगी। ये बहुत खौफनाक सूरत हाल है और मेरा ख्याल है हमें सिविल सोसाइटी को, इस मुल्क के शहरियों को इसको इसी तरह कॉल आउट करना चाहिए। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है क्योंकि एक तरफ इमरान खान पॉपुलैरिटी के ऊपर ही बैंक कर रहे हैं और अगर देखा जाए तो वो पोल्स में रिफ्लेक्ट भी कर रही है। कल जो कुरम का रिजल्ट आया है उसमें भी मज़हर अब्बास साहब हमने ये देखा, इमरान खान उसी की बेसिस पे ये कहते हैं कि मेरी हुकूमत को अब जो हुकूमत है यानी पीडीएम, उसने गैर कानूनी तौर पर हटाया, उसने गलत तरीके से हटाया और उसके अगेंस्ट क्योंकि मेरे साथ पॉपुलैरिटी है और मेरे साथ लोग हैं तो मैं ये कर रहा हूँ। आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं? और फिर ख़ास तौर पे जहाँ से हमने शुरू किया था, पहले उस पॉइंट को ज़रा क्लियर कर लेते हैं कि इमरान खान जब इस तरह की ट्वीट्स करते हैं, जब इस तरह की बातें करते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस बताते हैं कि खून रेजी हो सकेगी, तो क्या आप ये समझते हैं कि हमें खान साहब को बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देना चाहिए, यहाँ पर इस चीज़ को बड़ी संजीदगी से लेना चाहिए, या फिर जैसे साफ़ी साहब और सुहेल वड़ायत साहब कह रहे थे उनकी राय से इत्तफाक करते हैं? देखिए अलीना, ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। इसकी वजह बहुत बुनियादी सी है। जब आप जलसों में ये बातें करते हैं ना तो इसके बड़े ख़तरनाक नताइज हो सकते हैं। ये याद रखें कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे जो केस चला था, उसकी जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसमें अहमद रजा कसूरी और भुट्टो की एक कॉन्वर्सेशन का जिक्र किया गया और ये कहा गया कि भुट्टो ने असेंबली में जाते हुए अहमद रजा कसूरी से ये कहा था, आई हैड इनफ ऑफ यू। तो ये चीज़ इसको बुनियाद बना के वो सारे मुकदमे में ये कहा गया कि इस वजह से भुट्टो साहब ने जो है वो उनके नवाब अहमद खान को जो है वो भरवाया। ये सारी बातें जो हैं, जब आप इस तरह का बयान देते हैं तो अब आप इसका सीक्वेंस अगर
खुदा न खास्ता कोई वाकया हो जाता है तो ये FIR होगी। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाकया होता है तो उसकी वजह यह है कि पहले आप देखेंगे कि फैसल वाडा जो PTI के लीडर थे उन्होंने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर जो आपके एक रहनुमा की ऑडियो पकड़ी गई उसमें यही बात हुई, अब कल आप वही तकरीर कर रहे हैं। तो ये सीक्वेंस जो है ये और आपको पता है कि मॉब में 4 पत्थर आप फेंक दें वो काफ़ी होता है अफरा तफरी के लिए। और ये बहुत से लोगों ने, बहुत से साबिक इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने, IGs वगैरह ने अपनी किताबों में लिखा है कि किस तरह मॉब को जो है, मॉब में जो है वो इंतशार फैलाया जाता है। तो मेरा ख्याल है इमरान खान को जिम्मेदारी का बयान वो जो करना चाहिए। आप सिर्फ ये बात करके कि ये खूनी हो सकता है, आप हो सकता है कि दूसरे कोई भी आपका मुखालिफ जो है इससे फायदा भी उठा सकता है, लेकिन अल्टीमेटली आप फिर जिम्मेदार होंगे। जहां तक दूसरी बात है, जहां तक पॉपुलैरिटी की वाली की बात है, देखिए अदम एतमाद की तहरीक आईनी थी, लेकिन मेरे नुक्ता नजर से एक बहुत ही गैर सियासी फैसला था। ये देखिए आज अगर आप इमरान वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को आईनी कहते हैं और इस गवर्नमेंट को इलेक्टेड कहते हैं, जो कि जाहिर है इलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो 2018 में इमरान खान की गवर्नमेंट भी उसी तरह इलेक्टेड थी। क्या उसके खिलाफ लॉन्ग मार्च नहीं हुए? क्या उसके खिलाफ ये नहीं कहा गया कि इस असेंबली को खत्म कर देना चाहिए, या हमें असेंबलियों से इस्तीफा ले लेना चाहिए, या इमरान खान के इस्तीफे का मुतालबा नहीं किया गया? तो वही चीज आप सीक्वेंस देखते चले जाएं, आपको वही चीज नजर आएगी जो 2018 से 2022 तक हुई, और फिर 2022 से अदम एतमाद की तहरीक से वही चीज जो है। और जो प्लेयर्स थे जिनकी बिना पे 2018 में गवर्नमेंट बनी, वही प्लेयर्स हैं जिनकी बिना पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैरी हुई। तो हमें इसको तलाश करना चाहिए कि ये खेल कौन खेलता है, क्यों खेलता है, किस तरह खेलता है, और इसके नताइज में अल्टीमेटली डेमोक्रेसी को नुकसान होता है। ठीक है, ये बड़ी अहम बात है और मेरा ख्याल है इसको एक छोटी सी ब्रेक के बाद आगे बढ़ाते भी हैं। जिस तरह अभी रीमा ने भी नुक्ता उठाया है, सुहेल वड़ाइद साहब भी इससे पहले कई दफ़ा ये बात कर चुके हैं धरनों से मुतल्लिक, लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है, अगर ये फिर एक सियासी चाल है और ये सियासी जमातों का हक है एहतजाज, धरने, क्या इसको क्या हुदूद होनी चाहिए, किस तरह से इसको फिर फैसला होना चाहिए कि कौन सा एहतजाज दुरुस्त है, कौन सा धरना दुरुस्त है, कौन सा नहीं है? ये हो भी सकता है कि नहीं हो सकता? एक छोटी सी ब्रेक के बाद जी। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं इमरान खान का जो आज तंबीह की है या उन्होंने एक कंट्रोवर्शियल ट्वीट किया है उससे मुतल्लिक, जिसमें वो ये कहते हैं कि ये जो लॉन्ग मार्च लेके चला हूँ, जो लोगों का रिस्पांस आ रहा है, अब इसके ऊपर सवाल ये है कि ये बैलेट बॉक्स के ज़रिए सॉफ्ट इनकलाब होगा, तब्दीली आएगी, या फिर खून रेजी के ज़रिए तबाहकुन नताइज होंगे। इसी के ऊपर हम डिबेट कर रहे हैं और धरनों और जलसों के ऊपर हमारी गुफ्तगू आके पहुँची है। रीमा, इससे पहले कि आपका मैं पॉइंट ऑफ व्यू लूँ, मैं सुहेल वड़ाइद साहब को शामिल गुफ्तगू करना चाहती हूँ, क्योंकि जब उनसे हमने गुफ्तगू का इख्तिताम किया तो सुहेल साहब यही शायद बात करना चाह रहे थे कि उनका प्रिंसिपल स्टैंड कि वो धरने के ऊपर यकीन नहीं रखते। लेकिन सर फिर यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन यही होती है जो हमने पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने जो तौहीन अदालत केस में रिमार्क्स दिए थे उसके ऊपर भी डिबेट की थी कि सर क्या फिर तरीक़ाकार होना चाहिए आपके ख्याल में? कहाँ पर हम ये देखें कि एक तो सियासी हक है ना जलसे करना, धरने देना, तो फिर क्या हुदूद होने चाहिए, कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं, मुमकिन भी है या नहीं है? जी, मेरा तो ख्याल है कि जलसे जुलूस तो जाहिर है जमहूरी हक है, होने चाहिए, लेकिन कैपिटल के अंदर जो धरना है, ये जितनी आज तक धरने हुए हैं उनका मकसद सिवाय इसके ये था कि फेडरल गवर्नमेंट को घुटने टेकने पे मजबूर किया जाए, फेडरल गवर्नमेंट को रुखसत किया जाए, और किसी धरने का कोई भी अच्छा नतीजा बरामद नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल है कि ये धरने की जो प्रैक्टिस है ये सब सियासी जमातों को मिलके बंद कर देनी चाहिए। मैं तो पहले भी ये कहता हूँ कि ये धरना नहीं होना चाहिए। धरने का मतलब तो ये है कि आप एक इलेक्टेड जो भी गवर्नमेंट होती है उसको एक क्राउड के जरिए, एक जत्थे के जरिए उसको हटाने की आप कोशिश करते हैं। तो ये कौन सा जमहूरी तरीका है? ये कोई जमहूरी तरीका नहीं है कि आप जत्थों के जरिए हमला आवर हो और जत्थे के जरिए जाके सर। लेकिन यहाँ पे मजहर अब्बास साहब का पॉइंट बड़ा वैलिड है। वो कहते हैं कि हमने देखा कि, और अनफॉर्चुनेटली कहें तारीख भी यही रही है, जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो PDM जलसे करती रही और फिर धरने की धमकियाँ भी देते रहे, कहते रहे कि हम आके हटा देंगे। फिर अब ये आए हैं तो ये इसी तरह से कर रहे हैं। ये तल्ख हमारी हकीकत है।
देखिए अलीना, सवाल तो ये है ना कि क्या बेहतरी, किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है अगर इसी तरह धरने देते रहे। अब इमरान खान की हुकूमत हो तो पीडीएम धरना दे दे, वो हुकूमत हो जैसे जेयूआई का धरना हो गया था, तो हम सब ने शुक्र अदा किया था जब धरना खत्म हो गया था। तो ये धरना जो है बेसिकली इसकी रवायत जमात इस्लामी से शुरू हुई, उससे पहले शुरू हुई, तहरीक लबैक ने धरना दिया। ये सारे धरने आप देख लें, इनकी तारीख, इनका मतलब क्या है स्वाय इसके कि फेडरल गवर्नमेंट को घुटने टेकने पे मजबूर किया जाए। सबको पता है फेडरल गवर्नमेंट के पास फोर्सेस नहीं है, सबको पता है बड़ा आसान है वहां जाके बैठना, सबको पता है कि उससे क्रिपल हो जाता है कैपिटल। तो ये सारा कुछ पता होने के बाद ये करना और जानबूझकर फेडरल गवर्नमेंट को मजबूर करना कि वो बेचारी जो है वो घुटने टेक दे, मेरा ख्याल है तो ज्यादती है, गलत है। रीमा आप कुछ ऐड करना चाह रही थी? जी लीना, 2 पॉइंट्स। पहली बात तो ये, मेरी मजर साहब से इस पे पहले भी बात हो चुकी है, वो समझते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस गैर सियासी था, एंटी पॉलिटिक्स। मेरी नजर में वो एंटी पॉलिटिक्स नहीं था, वही सियासत होती है। हमारा आइन वही तरीका बताता है कि अगर आपने एक हुकूमत को इलेक्शन से पहले तब्दील करना है, ये वाहिद तरीका है। अच्छी सियासत थी, बुरी सियासत थी, इस पे बहस हो सकती है, लेकिन मेरी नजर में वो गैर सियासी कहना गलत होगा। अगर आप ये समझते हैं कि जो 2018 में हुआ वही 2022 में हुआ, तो मैं इससे भी एग्री नहीं करती। जो 2018 में हुआ उसकी बहुत लंबी एक तारीख है। आप 2014 से शुरू कर सकते हैं, किस तरह इमरान खान साहब को एक मिसाया के तौर पे पेश किया गया, किस तरह बाकी सियासी जमातों को चोर, करप्ट कह के उनके खिलाफ स्कूलों में, कॉलेजेस में, मीडिया पे आपने एक पूरा बयानिया बनाया। उसके बाद नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया, उनको सियासत से अलहदा कर दिया गया। उसके बाद केसेस किस तरह के नून लीग और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पे बने, ये पूरी इन सब चीजों को अगर आप इकट्ठा करके देखें तो 2022 में क्या हुआ, मेरा नहीं ख्याल आप इनको कंपेयर कर सकते हैं। तीसरी बात कि अभी हम इस धरने की बात कर रहे हैं, इस लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं। अगर पहले और पार्टीज ने यही किया, चाहे वो पीटीआई हो, टीएलपी हो, जेयूआई हो, आप उन सब पे तनकीद कर सकते हैं। ये जस्टिफिकेशन नहीं बन जाती कि हमारे मुल्क में तारीख रही है तो अब भी सही है। तो मेरा ख्याल है आपको हर चीज को पर्सपेक्टिव में देखना है, कॉन्टेक्स्ट में देखना है। इस वक्त क्या पीटीआई एंटी एस्टैब्लिशमेंट सियासत कर रही है? असद उमर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद आके कहा कि हम एस्टैब्लिशमेंट से कह रहे हैं आप इस हुकूमत पे अपना असर जो है वो एक्सर्ट करें और फ्रेश इलेक्शंस, अर्ली इलेक्शन जो है वो कॉल करवाएं। क्या ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स है? मेरी नजर में तो नहीं है। इसके अलावा इमरान खान साहब के ऊपर क्या उस तरह की पाबंदियां लगाई गई, उस तरह की परसिक्यूशन हुई जो बाकी जमातों के साथ 2018 के इलेक्शन से पहले हुई है? मुझे तो नहीं नजर आता। तो आप, मेरा ख्याल है, फॉल्स इक्विवेलेंस बनाने का कोई फायदा नहीं है। आप अब जो हो रहा है उसको आज के कॉन्टेक्स्ट में भी अगर हम उस वक्त कहते हैं कि गलत तौर पर या सियासी बुनियादों पर या किसी भी तरह से आउट करने के लिए सियासत से केसेस बनाए गए या प्रोसिक्यूशन हुई, तो फिर आज भी तो हमें यही स्टांस रखना चाहिए ना कि इमरान खान के लिए भी वैसा नहीं होना चाहिए। स्टांस नहीं रख रहा लीना, दो मुख्तलिफ चीजें हैं। आप अगर कहें ये कंपेरेबल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं आप अब सपोर्ट कर रहे हैं। मैं तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती कि इमरान खान साहब को 62(1)(f) के तहत डिस्क्वालीफाई किया जाए, लेकिन ये भी मानना चाहिए कि जो माजी की गलतियां थी उसमें अगर कुछ सियासी जमातों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, क्या आप अब से शुरू कर सकते हैं अपना ये नया नजरिया? मज़र साहब किस तरह मुख्तसर रखिएगा, इंश्योर करेंगे, ये भी सोचने की जवाब ले लीजिएगा। मैं माजी में जाता ही नहीं, आइए मैं माजी में जाता ही नहीं, मैं 2022 में ही रहता हूँ। मैं क्यों इसे गैर सियासी फैसला कह रहा हूँ? ये इसलिए गैर सियासी फैसला, और मैं पीडीएम के पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ, मैं किसी और पर्सपेक्टिव से नहीं कह रहा। पीडीएम कहाँ खड़ी थी मार्च 2022 में? पीडीएम की पॉपुलैरिटी ऊपर जा रही थी, उनका ग्राफ ऊपर जा रहा था, वो 90% बाय इलेक्शंस जीत रहे थे, वो कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस जीत गए थे। इसलिए उन्होंने जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव की तो क्या उसका सिर्फ यही था कि चूंकि उन्होंने अब धरने की पॉलिटिक्स नहीं करनी थी, उन्होंने कोई लॉन्ग मार्च नहीं करना, तो यकायक फैसला हुआ कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। और आज हामिद मीर साहब का कॉलम पढ़ लें,
उसमें बताया गया है कि क्यों वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने का फैसला हुआ। तो आप अगर सर आप हमें थोड़ा सा बता दें, खान का कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हुआ, अलीना मुझे भी बात कर लेने क्योंकि मेरी बात का जवाब दिया गया है। अगर वो कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हुआ तो इन 6 महीनों में पीडीएम कहां खड़ी है, पॉपुलैरिटी ग्राफ पीडीएम का कहां खड़ा है, और पीटीआई का पॉपुलैरिटी ग्राफ कहां खड़ा है, पीएमएल-एन के अंदर कितनी रिफ्ट बढ़ गई है, पीडीएम को कितनी मुश्किल। मैं तो उस पर्सपेक्टिव से कह रहा हूं, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं आप और मैं माजी में जा ही नहीं रहा, वरना माजी में तो 2013 का इलेक्शन भी क्वेश्चनेबल हुआ था, 2018 का इलेक्शन भी। चलिए जवाब सुन लीजिएगा मलिक साहब, को छोड़ दें। अलीना जवाब सुन लीजिएगा मलिक साहब, मैं सलीम साहब के पास भी जाना है। आपका आर्गुमेंट आ गया रीमा। अलीना देखिए, मैं फिर से कहती हूँ, आप कह सकते हैं कि बुरा सियासी फैसला था, ये उन्हें नहीं करना चाहिए था, वो डैमेज हुए। लेकिन जब आप कहते हैं कोई चीज गैर सियासी है, उसका मतलब मुख्तलिफ होता है मेरी नजर में, और मेरी नजर में वो गैर सियासी फैसला नहीं था। उस वक्त के कॉन्टेक्स्ट को सामने रख के अगर आप देखें उस वक्त खतरात क्या थे, हम भूल जाते हैं 6-7 महीने पहले पाकिस्तान में किस तरह घुटन का एक पूरा एटमॉस्फेयर था। आगे अपॉइंटमेंट्स होनी थी, जजेस की अपॉइंटमेंट्स होनी थी, आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट होनी थी, जिस तरह से कदगन थी, आवाजें जुबानें बंद थी, उस कॉन्टेक्स्ट में अगर एक फैसला लिया गया वो एक सियासी आईनी फैसला था। क्या जल्दबाजी में किया गया मुझे तो नहीं मालूम। मैं तो सुन रही हूँ पिछले साल से एंड से ये बात हो रही है, नवंबर दिसंबर से, कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को कंसिडर किया जा रहा है। तो मुझे नहीं मालूम जल्दबाजी कैसे हम इसको कह सकते हैं। एक और यहाँ पर आप दोनों के आर्गुमेंट्स अपनी अपनी जगह, लेकिन रीमा गैर सियासी कुव्वतों का कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हुआ तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का फैसला हुआ, इसलिए ये गैर सियासी फैसला। सर मैं थोड़ा इसी की तरफ इशारा करना चाह रही थी। ये गैर सियासी मेरा नहीं ख्याल क्या उन्होंने फोर्स किया इन पार्टीज को, मुझे नहीं, मेरे पास इसका एविडेंस नहीं है, मेरा एविडेंस नहीं है। बना है अच्छा तो ऑपोजिशन की पॉलिटिक्स का रुख तब्दील हो गया। आप देख ले पर्सपेक्टिव में, पर्सपेक्टिव नहीं, ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं। उस वक्त सियासी जमातों ने एक सियासी फैसला किया, अगर कहीं पे रिफ्ट था उन्होंने इसको एक्सप्लॉइट किया, उन्होंने अपने मकासद के लिए किया, क्योंकि उनके खतरात वो कुछ और देख रहे थे अगले इलेक्शन से। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव ही नहीं हो सकती थी, ये एमक्यूएम। अच्छा ये बड़े मजे की डिबेट है। डिवाइड क्यों आया? अगर इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड मामला है तो परवेज इलाही साहब क्यों नहीं खड़े इस गवर्नमेंट के साथ? इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड भी नहीं है ना। अगर इस्टेब्लिशमेंट ने कोalition पार्टीज को मजबूर करके पीटीआई के साथ रखा हुआ है, अगर वो कोई और साइड चुन लेते हैं, हम उसको बुरा नहीं कहेंगे, उसको बुरा कहेंगे। और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं है। पीटीआई एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया कर रही है, मैं ये कब कह रहा हूँ? मैं तो ये भी नहीं कह रही कि ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट, इस वक्त तो पीडीएम का बयानिया भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। मैं तो ओवरऑल एक बात कर रही हूँ कि अगर आप गैर सियासी कहेंगे तो आप, मेरा नहीं ख्याल आपके पास वो एविडेंस है इस वक्त। सियासी गैर सियासी का सिर्फ एक इख्तलाफ है, इस पे इतनी लंबी बहस की जरूरत नहीं है। ये सियासी फैसला है या गैर सियासी फैसला। और इसके ऊपर वैसे आई थिंक इसके ऊपर नहीं, आई थिंक वैसे इसके ऊपर राय तकसीम हो सकती है। आई थिंक इसके ऊपर राय तकसीम हो सकती है। आपके आर्गुमेंट जहां से आप देख रही हैं वहां से बिल्कुल वी शुड रिस्पेक्ट योर ओपिनियन। आई थिंक मजहर अब्बास साहब जहां से उसको एनालाइज करें, इसमें डिफरेंस हो सकता है। इसको कंटिन्यू करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सलीम साहब साहब, आज भी जब खान साहब हम देखते हैं मुतालबा करते हैं, या खान साहब भी आज पहले उन्होंने ये धमकी लगाई, या आप कहें कि वो उन्होंने मुतनब्बे किया कि ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर फॉरेन इलेक्शंस ना किए गए कॉल, लेकिन फिर अगली आवाज़ में वो ये भी कह देते हैं कि जी अवाम की आवाज़ सुनो, अवाम की राय देखो वो कहाँ पर है, उसके साथ खड़े हो। तो सर थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में इसको देखें। हमने देखा आज ब्राज़ील में उनके जो सदर हैं उनका किस तरह से इंतखाब हुआ, और एक जो पॉपुलिस्ट लीडर थे वो बाहर हुए और थोड़ी कम एक्सपीरियंस है लेकिन जीत गए, लूला दा सिल्वा। आप यहाँ पर अगले इंतखाबात में क्या होता हुआ देखते हैं, और इमरान खान की अभी तक जो सारी स्ट्रैटेजी रही है उसके नतीजे में आप क्या देखते हैं? खान साहब प्रेशराइज कर पाएंगे उस मकसद के लिए जो वो हासिल करना चाहते हैं? देखिए आने वाले वक्त का तो सिर्फ अल्लाह को पता है, लेकिन अगर पॉपुलैरिटी की बात हम करें ना,
तो इमरान खान साहब सबसे ज़्यादा पॉपुलर थे 1997 में, क्योंकि उस वक़्त उनकी ज़ात के साथ कोई नेगेटिव चीज़ वाबस्ता नहीं थी। वो एक क्रिकेट के हीरो थे, वो शौकत खानम नया नया बना था, ये परवेज़ इलाही के साथ मिल जाना, ये फ़रद शहज़ादी या फरागोगी के किस्से नाम सामने नहीं आए थे, उन्होंने हुक्मरानी नहीं की थी। अब खैबर पख्तूनख्वा में नाकाम हुक्मरानी की मिसालें हमने नहीं देखी थी, लेकिन वो पॉपुलैरिटी तो उस वक़्त इक़्तिदार में कन्वर्ट नहीं हो सकी। फिर इसी तरह 2013 में भी वो बहुत पॉपुलर थे। मेरे लिए मसला ये नहीं है कि भाई क्या कौन पॉपुलर बनता है कौन पॉपुलर नहीं बनता। अगर आपका मौक़िफ़ उसूल पे मबनी है तो बेशक वो पॉपुलर हो या गैर पॉपुलर हो। अब जिस तरह रीमा ने कहा कि ठीक है आपको जलसे का हक़ है, एक तो हमें जलसे जुलूस को और धरने को और इस्लामाबाद के घेराव को एक दूसरे के साथ मिक्स भी नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट के इस हवाले से जो हिदायत हैं और जो फैसले हैं उसकी रोशनी से आप सड़क को बंद नहीं कर सकते। आप ऐसा काम नहीं कर सकते जिसकी वजह से एम्बुलेंस को तकलीफ हो, जिसकी वजह से स्कूलों को बंद करना पड़े। और ये तो बहुत दूर की बात है, इसकी तो कतन इजाज़त नहीं दी जा सकती कि आप कहें कि खूनरेज़ी हो। अब अगर खूनरेज़ी होती है किसी अमल के नतीजे में और उसका इनिशिएटर मैं हूँ तो ज़ाहिरी बात है कि उसके लिए मुझे ज़िम्मेदार करार दिया जाएगा ना। फिर इमरान खान साहब के पास इस वक्त और आसान ऑप्शंस है जिस पे इससे बढ़ के हुकूमत पे दबाव आ सकता है। मसलन अगर वो केपी असम्बली तोड़ दे, वो पंजाब असम्बली तोड़ दे, तो इससे ज़्यादा नए इलेक्शन के लिए दबाव आ जाएगा। वो जो पहले वाली बात हो रही थी कि देखें, मैं उस हवाले से PDM को इस चीज़ पे कसूरवार ठहराता हूँ। ये बात ठीक है कि वो गैर सियासी इक़दाम नहीं था PDM का, लेकिन वो गैर उसूली था। गैर उसूली इसलिए था, और मैं और आप उस पर एतराज़ कर सकते हैं लेकिन इमरान खान साहब नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने तो पिछले इलेक्शन को नहीं माना था। हमारे नज़दीक तो वो इलेक्शन भी जाली था, वो असम्बली भी जाली थी और उसके नतीजे में बनने वाला सेटअप भी जाली था। तो इमरान खान साहब कहते थे कि नहीं, ये असम्बली भी असली है और ये इलेक्शन भी असली है। तो इसलिए तो वो अब उस असम्बली के अंदर जब आई तहरीक अदम एतमाद तो उसके ऊपर नहीं कर सकते। सर मुझे अलीना एक मिनट। अच्छा, फिर उसमें जो साजिश की थ्योरी है उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले में मुस्तरद कर दिया है 5 रुकनी बेंच ने चीफ जस्टिस की क़यादत में, और अदम एतमाद के अमल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वैलिडेट किया है एक लिहाज से। तो मेरे ख्याल में ये एतराज़ उन पे नहीं बनता। हम सिर्फ ये कहते हैं कि PDM जिन असम्बलियों को जाली कहती थी, तो उन जाली असम्बलियों के नतीजे में उन्होंने अपना सेटअप क्यों बनाया। मेरा एतराज़ उस पर यह है कि वो गैर उसूली है, गैर सियासी। मैं उसको नहीं कह सकता, लेकिन PDM ने अपने माजी के मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ किया कि जाली असम्बली को दवाम दे रहे हैं। सर थोड़ा सा ये बता दें, हम जब ये बात करते हैं सर, बड़ी कयास आराइयाँ भी हो रही हैं। मैं चाहती हूँ प्रोग्राम क्लोज करने से पहले थोड़ा सा आपके ज़राए बड़े तगड़े होते हैं, उनसे मुतल्लिक पूछ लो अंदर चल क्या रहा है। खान साहब के जलसे में ये मेरा ख्याल है हफ्ते के रोज़ एक आवाज़ लगाई गई कि बड़ी इंपॉर्टेंट कोई मीटिंग के लिए खान साहब जा रहे हैं, और उसके बाद एक अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। सर आपके पास इसके मुतल्लिक क्या इत्तलात हैं? कोई मुलाकातें हो रही हैं, कोई बातें हो रही हैं? ये आप मुझसे पूछ रही हैं? जी सर। मेरे ख्याल में एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा कि राब्ते किसी न किसी तरीके से मुनक़ते हुए हों, और कभी एक चैनल, कभी दूसरा चैनल, कभी तीसरा चैनल इस्तेमाल किया जाता है। और किसकी तरफ से इस्तेमाल किया जाता है सर? इधर से राब्ते के लिए प्रेशर होता है PTI की तरफ से, या फिर दूसरी तरफ से आता है? और वो दूसरी तरफ जो है वो हुकूमत है, या फिर वो कहते हैं ताकतवर हल्के वो हैं? देखिए, जिसका दोनों तरफ ने एतराफ़ किया, 24 सितंबर 2022 को मैंने कालम लिखा जिसमें मैंने ईवान सदर की रुदात लिखी, जिसमें मैंने ये भी लिखा था कि आरिफ अलवी साहब मिन्नत तरला करने गए थे आर्मी चीफ के पास। और नहीं सर, लॉन्ग मार्च के शुरू होने के बाद से भी
सितंबर तो बड़ा गुजारिश सुने ना, नहीं तो मेरी गुजारिश सुने ना। तो अच्छा, 1 माह से ज़्यादा गुजर गया, पीटीआई उसकी तस्दीक नहीं कर रही थी, आए बाएं शाएं, और मेरे उस कालम के पूरा कालम तो का एक फ़िक्रे की भी तरदीद उन्होंने नहीं की। अच्छा, अब जब DGISI ने उसकी तस्दीक की तो इमरान खान साहब ने भी तस्दीक की और असद उमर साहब ने भी तस्दीक की। तो उससे तो लगता है, अच्छा मुतालबा भी उनका है, मुतालबा उनका इस्टेब्लिशमेंट से ये नहीं है कि आप ला ताल्लुक़ हो जाएं, मुतालबा उनका इस्टेब्लिशमेंट से है कि आप मुदाखलत करें और इस हुकूमत को चलता करें और इलेक्शन करें, जो कि गैर आईनी मुतालबा सर बिल्कुल है। हमने ये इस्टेब्लिश कर लिया। लेकिन सर थोड़ा सा ये बता दें, ये जो का काम नहीं, क्योंकि इमरान खान आते हैं और फिर हमले पे हमला करते हैं, एक सख्त के बाद सख्त बयान देते हैं, ये थोड़ा सा बताएं इस वक्त पोजीशन क्या है जब आप ये कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च के बाद भी मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्योंकि हम खान साहब को देख रहे हैं कि बड़े जारहाना आ रहे हैं वो। असल में वो इसलिए ये काम करते हैं कि उनको पता है कि मैं इस तरह की कोई ना कोई हरकत करूंगा तो शाम को ज़रूर रिपोर्ट कार्ड मेरी ज़ात या मेरी सियासत को मौजू बनाएगी और अलीना उस हवाले से जो है सवालात करेगी। तो वो इमरान खान साहब बहुत अच्छा मीडिया से कहने वाले आदमी हैं, तो इसलिए वो रोज़ाना इस तरह की बातें करते हैं। ठीक है जी, हमारे पास प्रोग्राम में आज वक्त ख़त्म हो गया, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।